दोस्तों, बजट पेश हो चुका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के पटल पर जब बजट पेश किया तब उनके नाम यह रिकॉर्ड था कि लगातार 9वीं बार वो बजट पेश करने वाली वजीर खजाना यानी वित्त मंत्री बनी। बजट पेश हो चुका। 53,50,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। बजट 2026 से 27 वित्तीय वर्ष के लिए। जो मोटे मोटे बात वो ये है कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। विजन 2047 के रोड मैप वाला बजट बताया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आम लोगों के जहन में है वो ये है कि आखिर कैसा रहा यह बजट। इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH प्राइम डिबेट। और सीधे बिना कोई वक्त गवाए रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ अच्छा खासा पैनल मौजूद है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है जावेद हसन बेग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मलिक बत्रा, चेयरमैन एसोचैम, और अनिल पांडे, इकोनॉमिस्ट। और कुछ देर में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ RS पठाने भी होंगे जो BJP के MLA हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। जावेद हसन बेग साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। यह बजट तो वैसे मरकजी बजट है, मरकजी हुकूमत का बजट है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए क्या रोशनी इसमें आपको नजर आ रही है? जो सीधे लफ्जों में वो यही है सवाल कि कैसा रहा यह बजट? देखेंगे, जो मौजूदा मरकजी सरकार का बजट है, इसको आप जब इसका जायजा लेते हैं तो इस वक्त जो एक मुल्की सतह पे नहीं लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर एक सूरत हाल बनी हुई है जी। इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल आपको इंटरनेशनल लेवल पे नजर आता है। और फिर जो बदकिस्मती हो गई, यूनिपोलर सुपर पावर एक जो है वो ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं अपने जो उनकी हदूद हैं, उसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी है। जो हमारे मुल्क का बजट है ये भी, और जो सारी दुनिया में इस वक्त मामलात हैं उनको भी जब आप जोड़ के देखेंगे, उस तनाजुर में देखेंगे, तो फिर इससे बेहतर बजट पेश करना मौजूदा सरकार के लिए मुमकिन नहीं था। एक तरफ जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, आपके बॉर्डर्स पे अनस्टेबिलिटी हो, और मुल्क सारी दुनिया जब आपको वार की तरफ जाती हुई नजर आए, तो उस वक्त जब प्रायोरिटीज फिक्स की जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें बड़ा एहतियात बरता जाता है, उसमें रिस्क नहीं ली जाती। अदरवाइज आप जब बजट बनाते हैं तो इसमें रिस्क का भी एक फैक्टर होता है, किस हद तक इंसेंटिव्स देने हैं उसका भी एक फैक्टर होता है। लेकिन जब आपको ये मालूम ही ना हो कि फ्यूचर चैलेंजेस क्या होंगे, कितनी स्टेबिलिटी होगी, तो उस वक्त का जो बजट है उसमें बहुत बड़ा मोहतात रह के बजट बनाया जाता है। तो ये बजट जो है ये हमारी मरकजी हुकूमत ने इंतहाई मोहतात सूरत हाल को जहन में रखते हुए, हिसासियत को जहन में रखते हुए बनाया है। इसकी प्रायोरिटीज भी उसी तरह की हैं। देखें, एक तरफ ये चाहते हैं कि जो स्पेंडिंग हो वो फजूल खर्ची की सूरत में ना हो। दूसरी तरफ इनकी प्रायोरिटी ये है कि मुल्क में रोजगार के वसाइल भी होने चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसे बजट, ऐसे अखराजात को क्या करना है अगर वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट ना कर सके, अगर वो इकॉनमी को कंट्रीब्यूट ना कर सके, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड ना कर सके, अगर वो सोशल सेक्टर में आपको राहत ना पहुंचा सके। तो जब इस बजट का आप जो मरकजी सतह का जो बजट है, जब आप इस पर आप गौर करते हैं तो आपको जो चीजें नजर आती हैं उसमें रोजगार और कारोबार, इन दो को इंटीग्रेट करके रखा गया है। यानी जो बिजनेस होगा, बिजनेस के सेक्टर में आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये एक होता है ना कि आप गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करते हैं, दूसरा ये है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी भी आगे बढ़े और उस इकोनॉमी के जरिए जो आपके अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको भी रोजगार मिले और वो भी कंट्रीब्यूट करें और वो भी इस तरक्की का मुल्क की एक हिस्सा बन जाए। तो एक तो इस चीज पर आपको गौर करना है। दूसरा, हमारी मुल्क का एक
विजन एक है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़कें हैं, जिसमें रेल है, जिसमें बंदरगाहें हैं, क्योंकि हमने हमारा जो मुल्क का एक आपने थोड़ा सा टाइम दिया है तो मुझे बात पूरी करने दें। तो ये जो इस वक्त हमारे मुल्क की प्रायोरिटी है, ये जी कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। जी हम इस वक्त ये देख के चल रहे हैं कि आने वाले 20 या 25 साल में, यानी 47 तक, जब हमारा आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, जी हमारी इकोनॉमी कहाँ पर होगी, हमारा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे होगा, हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ होगी, हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें क्या होगा, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर रूरल में नहीं है उसकी इकोनॉमी किस तरह की होगी। तो इन सारी चीजों को देखकर इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, बड़े मोहतात तरीके से। लेकिन एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, बजट में जो फिगर्स ये बता रहे हैं जी कि उसमें एक आपको आगे एक हैवी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, विजिबल है। इसके बाद इन्होंने जो ये जावेद इंसेंटिव्स साहब, मैं रखे चाह हैं, रहा था कि फर्स्ट इंसेंटिव्स राउंड बस मैंने दो दो अपने दो तमाम तीन मेहमानों नुकते। का ले लूं। फैक्ट्रीज, हाँ इसमें हाँ बिल्कुल, फैक्ट्रीज क्योंकि डिबेट अभी फैक्ट्रीज खत्म नहीं हो खोलना, रही है। जी बोलिए और बोलिए। किसानों पर तो जी खास तवज्जो है। जी किसानों पर खास तवज्जो दी ठीक जाएगी है। कि किसानों की आमदनी में किस तरह इजाफा हो, तालीम में और सेहत में, ये सोशल सेक्टर्स, इसमें बड़ा आपको एक अपलिफ्टमेंट नजर आती है इस बिल्कुल बजट में। एक बिल्कुल। प्रायोरिटी सेक्टर में इस वक्त लिया गया है। और जो सबसे बड़ी बात मैंने कही कि जो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है, ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपकी एक मजबूत आर्मी हो, आपका बिल्कुल मजबूत डिफेंस हो। तो बिल्कुल। उसको भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से एकोमोडेट किया गया है, इसलिए ओवरऑल इस बजट को सेटिस्फैक्टरी कहा जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास दूसरे राउंड में भी आऊंगा। अभी जो बाकी मेहमान जो हमारे हैं उनसे फर्स्ट राउंड उनका भी रिएक्शन ले लूं। दूसरे राउंड में आपसे पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से आप इसे बजट को कैसे देखते हैं, क्योंकि सकीना इत्तू ने, जो आपकी काबीना वजीर हैं, उन्होंने इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मैं आता हूं सेकंड राउंड में। मलिक बातो हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन एसोचैम। मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप हमें ये बताएं कि जो जिन चीजों को हाईलाइट किया अभी हमारे पहले पैनलिस्ट ने, एमएलए है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कह रहे थे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा फोकस है, डिफेंस में फोकस है, एजुकेशन में फोकस है, और ये बहुत मतलब बचते बचाते बनाया गया एक बजट है। जी अनिल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल पांडे, इकोनॉमिस्ट। अनिल पांडे जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। मैं आपसे ये सवाल करता हूं। जी जी, हाउ डू यू जरा फिर रिएक्ट? से रिपीट करेंगे, जरा फिर से रिपीट करेंगे सवाल को। कैसा रहा ये बजट? सीधा सवाल, कैसा रहा ये बजट? बहुत अच्छा। जो आजकल पूरे विश्व के परिदृश्य में देखा जाए, जो आजकल जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, और हमारे भारत के पड़ोसी मुल्कों में और हर जगह लगभग पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति जहां बहुत खराब है, जी वहां इस तरह का बजट दे पाना उम्मीद से अच्छा बजट है। और ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है, विल पावर को दर्शाता है। सरकार ने हर सेक्टर के लिए पूरी व्यवस्था की है। और एक चीज जो इस समय विशेष ध्यान देने की बात थी, जिसपे पूरी दुनिया का जोर है, 3 सेक्टर्स को टच करना, जी जिसमें एक रेयर अर्थ मिनरल्स है, हाँ दूसरा एआई है, तीसरा आपका ग्रीन एनर्जी पे है। जी तीनों सेक्टर को किया है। फिर आपको हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल दिया है, 3 एआईएम दिया, 3 एआईएम्स दिया है, मिनरल कॉरिडोर बनाया है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया है, 20 नए एचएच बनाए रहे हैं, 22 नए जलमार्ग बना रहे हैं, छोटे शहरों के विकास के लिए हो रही है। तो तमाम तरह के ये हमारे बूस्टर डोज साबित होगा इकोनॉमी के लिए, एमएसएमई के लिए। कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं जिसको दिया ना हो। जी अब रहा सवाल, एम आई ऑडिबल? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कैरी ऑन। अब सवाल है कि इस बजट को टेरिटोरियल देखना उचित नहीं होगा। अब इस बजट को इस नजरिए से भी देखें कि आपके भारत की जो जीडीपी है, जो एक्सपेक्टेड जीडीपी थी इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है, जी 6.8 टू 7.2, वो उसको हम अचीव कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही जा रहे हैं। $700 बिलियन की आपकी विदेशी मुद्रा का भंडार है। जी तो ये सब चीजें बताती है रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि है। और सबसे बड़ी बात, महंगाई दर को इस सरकार ने लगातार काबू में रखा है। जी जो अगर आप आंकड़ों पे विश्वास करेंगे तो आंकड़े ये बोलते हैं कि महंगाई दर सरकार के नियंत्रण में है। तो इन सारी चीजों को अगर इसको समग्रता से देखेंगे तो बजट बहुत अच्छा है। और वो भी इस स्थिति में जबकि चारों तरफ दुनिया में चारों तरफ आग लगी हुई है, सारा पूरा विश्व आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में देश के विकास को ध्यान में रखते हुए, हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो बजट की दिया है, वो निस्संदेह इसकी सराहना की जानी चाहिए।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे जो पैनलिस्ट है मानिक बात्रा, मैं आपके पास आता हूं। मैं चाह रहा हूं कि फर्स्ट रिएक्शन आपका जो भी हमारे पैनलिस्ट उनसे मैं ले लूं। मानिक बात्रा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा पहला सवाल सीधा यही है कि कैसा रहा ये बजट इन टर्म्स जो आप जी इसे देखते हैं इन जो बाजार के मद्देनजर जो सवाल आ रहा था कि बाजार में पैसे का मूवमेंट ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर की तरफ लोग थोड़ा ध्यान दें, ये सब को मिलाकर के आपको क्या लगा है? जी देखिए, अगर जैसा सब पैनलिस्ट ने कहा, जो बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं, बजट काफ़ी सोचा समझा गया, बैलेंस बजट है। जैसे ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ हैं काफ़ी सारी इस टाइम, वो हम सबको दिख रही हैं, और सरकार ने सोच समझ के बजट निकाला, और ये बजट कहीं ना कहीं इशारा करता है विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत की तरफ। मतलब MSMEs करंटली इसको ऐसे समझा जाए, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि जो अभी वर्ल्ड में जो सिचुएशन बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये बजट हमारा उससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। जी देखिए, हमने अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FTA साइन किए हैं, जो मदर ऑफ ऑल डील्स, अभी एक EU के साथ भी साइन किया है। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने के लिए इस बजट में प्रावधान दिखते हैं। जैसे MSME पे फोकस किया गया है जी, और MSME पे 10,000 करोड़ का सपोर्ट फंड दिया गया है जी, जिससे हम लोगों को बेटर एक्सेस टू कैपिटल मिलता है। अगर अब हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रखनी है और ग्लोबली compete करना है, तो हमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए इसमें प्रावधान रखे गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है भारत को बायोफार्मा में, और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की गई है सेमीकंडक्टर्स में भी। 40,000 करोड़ का आउटले है सेमीकंडक्टर में। जी जी, आप बोले, हम सुन रहे हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट आज की डेट में जितनी भी इक्विपमेंट्स है, सब में सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। ठीक है। तो भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं दिखता था कि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे ज्यादा है, तो वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं कम करना चाह रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ फिर से एक इशारा करता है। जी। और टूरिज्म पे खासा फोकस है इस बजट में। नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे हेरिटेज साइट्स, स्पिरिचुअल टूरिज्म, इस पे फोकस रखा गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो माता वैष्णो देवी ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए। अमरनाथ यात्रा है, बाबा ऋषि है, काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ पे। तो इन सबको डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा पुश है। 7 नए रेलवे कॉरिडोर्स की बात की गई है। कनेक्टिविटी बेटर करने की बात की गई है। AI पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। ऑलमोस्ट हर सेक्टर में AI टच कर रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो। जी जी, हर तरफ से। और अगर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को टैक्स हॉलिडे दिया गया है 2047 तक। जो भी लोग क्लाउड सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू अ इंडियन रीसेलर, उससे FDI बहुत आएगी इंडिया में। ठीक है। चलिए, अब मैं आता हूं इस पे कुछ सवालात के साथ। सबसे पहला जावेद हसन साहब, मैं आपसे ही सवाल करूंगा। मैंने पहले आपको बताया कि सकीना साहिबा का मैंने एग्जांपल दिया कि वो कह रही थी कि वो उनसे बजट से मायूसी हुई है। तो वो ऐसा क्यों कह रही थी? वो आपकी पार्टी की हैं और काबिल वजीर भी हैं। दूसरा ये कि उनका ये कहना था बेसिकली कि मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। दवाएं सस्ती हो गई, ये ठीक है, कुछ चीजें, कुछ गंभीर बीमारियों की, लेकिन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और मैं सवाल बेसिकली रोजगार ओरिएंटेशन क्या कुछ इसमें आप देख पा रहे हैं जावेद साहब? देखें, मैंने जहां तक मुल्की सतह का बजट है उसमें जितना वक्त आपने मुझे दिया, उसमें जो मैं कह सकता था मैंने कहा। जी। जहां तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, मुल्क की कुछ रियासतों की तरह जम्मू और कश्मीर में इंडस्ट्रीज उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकेंगी, कर पाई है, ना कर सकती है जिस तरह मुल्क के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां की जिस तरह की डेवलपमेंट होती है, जिस तरह वहां टैक्स कलेक्शन होती है। ये जो कुछ रियासतें और या यूनियन टेरिटरी के हैं, इनके मामलात को एक अलग जाविये से देखना पड़ेगा मरकजी सरकार को।
यहाँ जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 के जाने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर इस वक्त भी अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि उसके बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और रोजगार को आप देखेंगे और विजिबल देखेंगे। आप जाकर वेबसाइट में उनकी तकरीर देख सकते हैं। हम जहां एक तरफ इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं मरकजी सरकार का कि उन्होंने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का एक इजाफी रकम पिछले साल के मुकाबले में दी है, वहां कुछ मायूसी ये है कि जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो है बेरोजगारी का। इस वक्त जम्मू और कश्मीर जो सबसे ज्यादा बेरोजगार रियासतें हैं उसमें सबसे ऊपर के पायदान पे है। ऐसी सूरत हाल में हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ इंडस्ट्रीज में इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज को अब बहुत जबरदस्त चैलेंज है। हमारी इंडस्ट्रीज चाहे कश्मीर की हो चाहे जम्मू की हो, उसका ताल्लुक हार्टिकल्चर से है और एग्रीकल्चर से है। कश्मीर के हार्टिकल्चर को और जो जम्मू में उसको जम्मू भी कश्मीर के हार्टिकल्चर के साथ जुड़ा है, जिसमें हमारे अखरोट आते हैं, उनकी ग्रेडिंग आती है, तो ये जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे देखना होगा। इनको सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो आपने ट्रेड के एग्रीमेंट्स इस वक्त यूरोपीय ममालिक के साथ किए हैं, अब जो वहां से फ्रूट आएगा उसपे अब उस तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारा जम्मू और कश्मीर का एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर सेक्टर था वो प्रोटेक्टेड, तो एक प्रोटेक्शन उसको मिलती थी। अब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अब हमको इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करना पड़ेगा उनकी टेक्नोलॉजी के साथ, उनकी प्रोडक्शन के साथ, उस मटेरियल की क्वालिटी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि इस बदली हुई सूरत हाल में जहां आप बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, वहां आपको अपनी रियासत के उन अंगों की तरफ भी उसी तरह देखना चाहिए, उसी तरह उनको कुशन फराहम करना चाहिए जिस तरह से आपको करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारा हार्टिकल्चर जो है, अगर उसमें उसके सामने जो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, ये हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर बराह रास्त असरअंदाज होगा। दूसरा मामला ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज में दूसरा रह जाता है मुड़ फिर के फिर ये टूरिज्म का सारा दारोमदार है कि जम्मू कश्मीर की इमेज मुल्की सतह पर और इंटरनेशनल लेवल की सतह पर कैसी देखी जाती है। इसको एक कॉन्फ्लिक्ट जोन कंसिडर किया जाता है, अनस्टेबल सा एरिया समझा जाता है। अपने मुल्क के लोग भी ट्रस्ट करने को, यहाँ विजिट करने से कतराते हैं, तो बाहर से कौन आएगा। तो जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं वो ये है कि ये जो जम्मू कश्मीर के हवाले से ये बजट है, ये सिर्फ इसको ज्यादा से ज्यादा इसको इस हद तक समझा जा सकता है कि जो रूटीन गवर्नेंस के इश्यूज हैं, रूटीन जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं और रूटीन तनख्वाहें और जो रूटीन हमारे पिछले प्रोजेक्ट हैं या थोड़े बहुत जो आगे प्रोजेक्ट हैं, वो इसमें कहीं आपको नजर आते हैं। लेकिन इस तरह की कोई राहत नजर नहीं आती जिससे आप डेली वेजर्स के मामले को एड्रेस करें, जिससे आप एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करें। और इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये नजर आता है कि इतने मेडिकल कॉलेजेस आपने खोल दिए हैं, ये सारे के सारे आपने मतलब हमारे मुल्क ने खोले हैं सराकों पे, आपने एक नेक नीति से खोले हैं, लेकिन जब इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब इसको मेन पावर नहीं होगा, जब इसके पीछे सपोर्ट स्टाफ नहीं होगा, जब इसको वो सारा कुछ जो इसकी जरूरियात के लिए लाजमी है ताकि उससे आम आदमी को राहत मिले, तब तक आप किस तरह से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं। जावेद साहब, आरिफ पठानिया जुड़ चुके हैं, एमएलए बीजेपी, आपके हम और चूंकि आप भी एमएलए हैं, तो वो पठानिया साहब आपको बहुत इस्तकबाल करते हैं। बहुत आप शायद सुन पाते जो जावेद साहब ने बताया है, बहुत तारीफें की इन्होंने बजट की, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी रखा है कि अगर ऐसा होता तो बेहतर होता। मैं आप चाहता हूं कि आप हमें पहले जो हमारा सिंपल आज इस डिबेट का मौजू, मैंने बहुत सीधा सवाल रखा है कि कैसा रहा बजट। नाउ कमिंग टू यू पठानिया साहब। पूरे भारत को संगठित करने में, भारत की जो वर्ल्ड नंबर 3 की अर्थव्यवस्था की भारत का जो संघर्ष है, उसमें भारत को तय करने में, भारत को खड़ा करने में अपने आप में मील का पत्थर ये बजट काम करेगा। अपने आप में भारत एक प्रोडक्शन हब बन पाए, भारत में ओवरऑल रेवेन्यू डेफिसिट को फिस्कल प्रोफिलिंग करके हम कंट्रोल कर पाए, और भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम बात करें, मैं तो जम्मू कश्मीर की ओर से सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि मोर देन 2000 करोड़ का जंप
आज एकदम इस बजट में दिया गया है। इससे पहले फ्लड की अगर बात करें, एक पैसा भी कम नहीं किया भारत सरकार ने। टोटल जो हमारी प्रोजेक्शन थी उसके मुताबिक टोटल पैसा फ्लड प्रोटेक्शन या फ्लड लॉसेस में, डैमेजेस में जम्मू कश्मीर को दिया गया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार को और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नून में नुक्ता निकालने से अलावा आपको एक एग्जांपल लेनी चाहिए, एक इंस्टेंस लेनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर के बजट को भी इसी पैटर्न पे आधारित करके इसी लाइन में लाके आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। मेरी नेक सलाह, नेक नीति है। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा, मैंने कहा, जम्मू कश्मीर का बच्चा, जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर का हर एक खित्ता, बड़ा बच्चा, बुजुर्ग, महिला, नौजवान, सब इस बजट के साथ बहुत ही खुश है। अपने आप में एक ऐतिहासिक अद्वितीय और एक, मैंने कहा कि मूलभूत एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में ये अपने आप में मील का पत्थर का काम करेगा। इन सब के अलावा जो भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में अगर जल जीवन की बात करें तो 1300 करोड़ का एक जम्मू कश्मीर, जो वो दूसरी बात है जल जीवन पे कितना काम हुआ कितना, लेकिन भारत सरकार की ओर से पुश। प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें 6000 करोड़ का प्लान है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो भारत सरकार ने अपनी ओर से विकास में कोई भी एक कमी, कोई भी एक, मैं बोलूं अपनी ओर से कोई खर्चात ऐसा सरकार ने जारी नहीं किया। हम सबको, और इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कास्ट, कलर, क्रीड, एरिया, रीजन या पॉलिटिकल फिलॉसफी, हम सबको इसको बजट के लिए भूरी भूरी धन्यवाद, शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं भारत सरकार को देनी चाहिए, विशेषकर निर्मला सीतारमण जी को और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इट्स ऑलवेज ए गेम ऑफ इफ्स एंड बट्स, कुछ रहेंगे वो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे, बनाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अपने बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या लाती है। ठीक है, वो बिल्कुल देखेंगे, हम बजट अनाउंसमेंट अभी तक पूरी कर नहीं पाए। मैं आपसे एक और छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत सारी बातें लगभग तमाम हमारे पैनलिस्ट जो हैं इसकी पॉजिटिविटी को बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड सिनेरियो अभी है उस वर्ल्ड सिनेरियो में सर्कमस्टेंशियल बजट इससे बेहतर नहीं हो सकता था। मैं फिर भी आपसे एक छोटा सवाल रखना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसी उम्मीद रह गई है जो पूरी नहीं हो पाई? कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसी चीज जो आपके मन में रह गया कि ये भी होता तो बेहतर होता, कोई ऐसा है? देखें वो जिसने कहा कि विश लिस्ट तो हर एक की लंबी रहती है, मेरी भी शायद बड़ी हो, लेकिन इन हालात में और इन स्थिति और परिस्थितियों में सबसे पहले तो एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का, और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक्स के साथ या फाइनेंस के साथ या बिजनेस के साथ जुड़े जितने भी टीम लीडर्स का। भारत ने एक ऐतिहासिक यूरोपियन यूनियन के साथ दी मदर ऑफ ऑल डील्स किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। भारत ने यूके के साथ, बिल्कुल उस पे आप लोग बात कर चुके हैं, उस पे आप लोग बात कर चुके हैं। मेरा सवाल था कि कुछ रह गया हो तो बताएं। नहीं, मैं कह रहा हूं इसमें तो मैंने कहा कि भारत आगे बढ़ेगा, भारत अपने आप में इकोनॉमिक सुपर पावर बन के उभरेगा। इसी संकल्प के साथ, इसी एक सुविचार के साथ मैंने कहा इस बजट को कोई पॉइंट ऐसा नहीं कि हम इस बजट में नुक्ते निकाल पाए। बिल्कुल इस पे आप बात करते हैं। जो दीगर पैनलिस्ट हैं उनसे भी जरा ऐसे एक सवाल पूछना बनता है हमारा। बत्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्या कहते हैं ना कि बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कब निकले? तो कुछ ऐसे अरमान थे क्या जो शायद नहीं निकल पाए? देखिए सर, जैसा पठानिया साहब ने कहा कि हर बजट से सबकी एक्सपेक्टेशंस तो काफी रहती हैं, बट जहां मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत सोचा समझा बैलेंस बजट है। जैसा हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करी जा रही है, उससे सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेंगे, जॉब क्रिएशन भी बहुत ज्यादा होगी। स्किल की तरफ फोकस है, इसमें स्किल और डेवलपमेंट की तरफ फोकस है। भारत सिर्फ लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, काफी बच्चे यहाँ से बाहर आउट ऑफ इंडिया जाके भी काम करते हैं। और क्योंकि लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है तो काफी कंट्रीज डिपेंडेंट रहती हैं हमारे ऊपर सर्विसेज के लिए। अब जो अभी ईयू के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी सर्विसेज काफी एक्सचेंज होंगी, जिसमें लोग बाहर जाके काम कर पाएंगे। तो ओवरऑल जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होगी इसमें जी। और टूरिज्म मेरे हिसाब से जो इस बजट में दिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इंडिया टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आए, ज्यादा लोग ग्लोबली इंडिया आए, तो तभी हेरिटेज साइट्स डेवलप करने की बात की गई है। जो साइट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दिया जाए। मैडम ने ये भी बताया था कि एक पायलट प्रोजेक्ट रन करेंगे जिसमें 10,000 बच्चों, देश में अमनो अमान हो। यहाँ कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जा रहे हैं, एक राज्य का बंदा दूसरे राज्य में उसको पीट दिया जा रहा है कि तुम यहाँ के हो, तुम वहां के हो। अभी कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ कई मामले ऐसे सामने आ चुके। सॉरी टू से, बट हम कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं जी। जी,
तो उसमें तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो उसमें देखते हैं जी, उसमें वो लोग जो उसका ब्यूरो होता है पूरा उस इवेंट्स का लेते हैं। अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हर जगह पे होते हैं, ये अनफॉर्चुनेट है, हम भी इनको कंडेम करते हैं, इस तरह के इवेंट्स होने नहीं चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो जो है एक ओवरऑल डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल पायलट इस पे दो राय अनिल जी, मेरे पास समय थोड़ा कम रह गया, मैं चाहूंगा बस एक छोटा सा जवाब आपसे भी कि क्या कोई ऐसे अरमा है जो नहीं निकले? बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले, क्या ऐसा कुछ है या सब मिल गया? देखिए जी, अरमान तो अरमान होते हैं जी। ये गवर्नमेंट काफी कुछ अरमान को पूरा करने में सफल रही है। बजट हर लिहाज से बहुत अच्छा है। अभी जो बात हो रही थी बेरोजगारी की, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर में काम होगा, तो जाहिर है इकॉनमी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी दूर होगी। और बेरोजगारी के मामले में बता दूं, बेरोजगारी को सरकार ने दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, ईमानदारी से एफर्ट्स है और उसके लाभ भी आए हैं। बस 1 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। 2014 से पहले लगभग 1 से 1 करोड़ 60 लाख या 1.5 करोड़ से थोड़े से ऊपर लोग ईपीएफ में रजिस्टर्ड थे। आज के डेट में मोर देन 6 करोड़ 50 लाख लोग रजिस्टर्ड है ईपीएफ में। तो ये सब आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी के मामले में भी सरकार अच्छा प्रयास कर रही। पूरी तरह से मैं नहीं कहता कि बेरोजगारी दूर हो गई, लेकिन सरकार की गंभीरता इस मामले में प्रतीत होती है। और अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, लोगों की परचेजिंग पावर और सरकार का जो टैक्स कलेक्शन आ रहा है, जो डायरेक्ट टैक्सेस का हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस का हो, अगर इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमी को बूस्टर डोज नहीं मिल रहा है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो बिना इसके संभव नहीं था। बजट हर लिहाज से अच्छा है, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता, सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो आप देख रहे थे बजट 2026-27 पर, ये हमारा विशेष कार्यक्रम था कि कैसा रहा ये बजट। अब ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ जाता हूं, आप भी हमें जवाब दे सकते हैं, कैसा रहा ये बजट। अब बने रहें के साथ।